नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों, आज की इस पाठशाला में हम शुरू करने जा रहे हैं और वो शुरू क्या करने जा रहे हैं, पठन कौशल और उनकी विधियां। पठन कौशल मित्रों, पठन कौशल एवं साधन लेखन कौशल एवं साधन तथा विधियां। ठीक है मित्रों, अब शुरुआत करते हैं आगे की। मित्रों, हमने क्या पढ़ा, एक श्रवण कौशल और एक दूसरा कौशल पढ़ा था हमने, भाषण कौशल। मित्रों, पठन कौशल क्या होता है और पठन कौशल में क्या ध्यान रखना होगा, उस पे बात करते हैं। देखिएगा, पठन कौशल के साधन एवं विधियां क्या होती हैं। मित्रों, पढ़ना एक कला है, एक आर्ट है, पढ़ाना भी एक कला और आर्ट है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में पठन क्या होता है, तो मित्रों पठन के लिए कहा, पठन कार्य द्विध्रुवीय होता है। पठन कार्य दो धुरी पे काम करता है, एक छोर पर, एक अक्ष पर, एक ध्रुव पर अध्यापक होता है, वहीं दूसरे ध्रुव पर छात्र होता है। अध्यापक छात्र, क्लियर हो गया। कहा ऐसी स्थिति में पठन कौशल में सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है वो मित्रों अर्थ ग्रहण पर दिया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि पठन कौशल का में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है, अर्थ ग्रहण कौशल को। याद ध्यान रखना होगा। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण कराना। याद कीजिएगा, हमने भाषण कौशल में शब्दों में पढ़ा था कि वहां शुद्ध उच्चारण करवाना भाषण कौशल का जहां मुख्य उद्देश्य है, वहीं पर पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो शुद्ध उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण करवाना, ये पठन कौशल का कार्य होता है। तो अब मित्रों बात करते हैं हम पठन कौशल के लिए हम कक्ष में कौन से साधन अपना सकते हैं जिनसे हम बालक के पठन कौशल में सहायता प्रदान कर सकते हैं। जैसे शिक्षक स्वयं जो उसके लिए पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसकी पाठ्य पुस्तक है, श्यामपट्ट है, पत्र पत्रिका है, संगणक यंत्र है, दूरभाष यंत्र है। ये सभी के सभी किसके लिए काम में आते हैं, वे साधन हैं ये जो पठन कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखना होगा कि जब हम पठन कौशल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पठन कौशल में क्या क्या खास है। नंबर 1, पठन कार्य दो ध्रुवी होता है, दो ध्रुव होता है, द्विध्रुवीय। एक पे अध्यापक होता है और दूसरे ध्रुव पर छात्र। फिर आए मित्रों, पठन कौशल में सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है अर्थ ग्रहण को। किसको दिया जाता है, अर्थ ग्रहण को, क्योंकि सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता ही पठन कार्य से है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण के साथ बालक को अर्थ ग्रहण करवाना। बालक को अर्थ ग्रहण करवाना, उसके साधन क्या है कि कैसे अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करवाएं। अध्यापक स्वयं बालक को पढ़ने की आदत डलवा सकता है, स्वयं भी बहुत अच्छा पढ़ करके सुनाएगा तो बच्चा भी उसी तरह उच्चारण करके सुनाएगा। पठन कार्य में शिक्षक क्या करता है, याद कीजिएगा, अध्यापक सबसे पहले आदर्श वाचन करता है।
क्लियर है। और आदर्श वाचन जब हो जाता है तो बच्चे से अनुकरण करवाया जाता है, और अनुकरण के बाद यदि तीसरा जो काम है वो है संवेद वाचन। कई बार ऐसी स्थिति में 3-4 हो जाते हैं ये, कि अध्यापक पहले आदर्श वाचन करवाए, फिर अनुवाचन करवाए, फिर अनुकरण वाचन करवाए और उसके बाद संवेद वाचन करवाए। दूसरा कार्य पठन कार्य में एक और भी है, बालक को अध्यापक सामान्य मौन रह करके भी पढ़ने की आदत डाले। जहां पर समास पद अधिक हैं वहां उसे गंभीर वाचन करना सिखाए, और जो पुराने पाठ पढ़े पहले पिछली कक्षाओं में जो आए थे पाठ, उन पर उसे द्रुत गति से पढ़ना भी सिखाए। ये अध्यापक के काम होते हैं। इसमें सहायता बालक की ओर कौन करता है? पाठ्य पुस्तक, शामपट, पत्रिका पत्र, संगणक यंत्र और दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल, ये सारे के सारे काम करते हैं। कहा प्रथम कौशल कितने प्रकार का स्वीकार किया गया? तो मित्रों पठन कौशल दो प्रकार का होता है। एक होता है सहस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। जैसा कि हमने ये पढ़ लिया है मित्रों कि मौन वाचन या सहस्वर वाचन में जो शब्द आया है वाचन, ये वाचन शब्द पठन का ही नाम है। पठन का दूसरा नाम वाचन होता है, ध्यान रखना होगा। वहीं जो भाषण है उसका नाम कथन या वदन होता है, ध्यान रखिएगा। वदन नाम भाषण कौशल का है और वाचन नाम किसका है? पठन कौशल का। बाह्य प्रयत्न जानते हैं? बाह्य प्रयत्न मतलब है ओरल, मौखिक बोले। मौखिकता के आधार पर यानी कि मौखिक बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो सहस्वर वाचन होता है वो मित्रों 3 प्रकार का होता है। सहस्वर वाचन 3 प्रकार का होगा। कैसे होगा सहस्वर वाचन 3 प्रकार का? नंबर 1 आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन और तीसरा संवेद वाचन। 3 प्रकार का ये होगा। इस 3 प्रकार के बाह्य प्रयत्न के अलावा भी कुछ है और वो है आभ्यंतर। आभ्यंतर मतलब मानसिक अर्थात मौन रहना के रह के फिर पढ़ना आभ्यंतर कहलाएगा। और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर मौन वाचन 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार का कौन कौन सा होगा? नंबर 1 सामान्य वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। ये 3 प्रकार का होगा। कहा यह भी 3 प्रकार का है, तो कहा अब इसको और सही ढंग से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? सहस्वर वाचन और मौन वाचन, 2 वाचन हमारे सामने हैं। पहला है मित्रों सहस्वर वाचन में आदर्श वाचन। जानते हो आदर्श वाचन क्या होता है? मित्रों जब आप कक्ष में पढ़ा रहे होगे उस समय आप जो गति, यति, लय, विभक्तियों का सही प्रयोग और शुद्ध उच्चारण करते हुए बालक को जो आप बोलेंगे, अध्यापक जो बोलता है कक्ष में, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और मित्रों आदर्श वाचन केवल अध्यापक के द्वारा ही संभव है, छात्रों के द्वारा संभव नहीं है। दूसरा आता है मित्रों अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन वह वाचन होता है जब अध्यापक आदर्श वाचन करने के बाद, जब अध्यापक कर ले आदर्श वाचन, उसके बाद बालकों से जो अध्यापक ने कहा बोला उसको रिपीट करवाना, यानी कि दोबारा बच्चों के मुख से निकलवाना। एक बार बच्चों ने सुना है या बच्चा श्रवण कौशल कर रहा है, जब अध्यापक आदर्श वाचन कर रहा होता है उस समय बालक सुन रहा होता है। और जब अनुकरण वाचन होता है तब बालक बोल रहा है और अध्यापक सुन रहा है। तो यह कार्य छात्र छात्राओं के द्वारा ही संभव है। लेकिन मित्रों
कई बार बोलते समय बालकों के द्वारा उच्चारण में त्रुटियां हो जाती हैं। जी हाँ, वाक्य बोल रहा है, वाक्य बोलते हुए उससे कुछ शब्द ऐसे कठिन शब्द हैं और कई बार ऐसे सरल शब्द भी हैं जो देशज शब्दों की वजह से अशुद्ध हो रहे हैं। जैसे बच्चे को आपने उच्चारण करवाया तो ये था एकदा, एका, सिंह, आसीत। अब आपने ये वाक्य जो बुलवाया बच्चे से, इसमें हुआ क्या? आपने कहा भी यही था कि एकदा, एक है, सिंह है, आसीत। लेकिन बालक ने अनुकरण वाचन में क्या किया कि इस सिंह को सिंह बोल रहा है। मित्रों, ये सिंह नहीं है ना, सिंह तो वो होते हैं, है ना, सिंह शब्द है। हो गया क्लियर? अब ऐसी स्थिति में क्या करता है अध्यापक कि जब बालक सारे के सारे सामूहिक रूप से बोलते हैं, जब बालक सामूहिक रूप से जो अध्यापक ने आदर्श वाचन किया था उसे बोलते हैं, तब अध्यापक इस वाचन में अध्यापक उनकी सहायतार्थ इस शब्द का प्रयोग भी स्वयं भी उच्चारण करता है, ताकि उन बच्चों का, छात्रों में जो ये त्रुटि है इसको दूर किया जा सके। जब ये कार्य हो चुका होता है, तीनों वाचन हो चुके होते हैं, तो अध्यापक आगे पाठ को पढ़ाना शुरू करता है। और ऐसी जब पाठ का कुछ अंश पढ़ा चुका होता है, उसके बाद अध्यापक बालक को एक नई आदत डलवाता है, जो है चुप रहकर, शांत रहकर अर्थ ग्रहण करना। तो कहा मौन वाचन कहलाता है, और मौन वाचन में पहला है सामान्य वाचन। मित्रों, सामान्य वाचन विशेष रूप से, सामान्य वाचन उस पे होता है जिसमें कोई कहानी हो, छोटी कहानी हो, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हो, वो श्लोक हो जो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से याद हैं, फैमिली में, परिवार में भी उच्चारण किया। जैसे गायत्री मंत्र रोज बच्चा बोल रहा है, तो यहाँ वो सामान्य वाचन कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। दूसरा, जो आपने अभी अभी पाठ पढ़ाया था, उसी पर ही आपने 2 से 5 मिनट का समय दिया बालक को, और वहां पर ये क्लियर हुआ कि अब जो बालक है वो चुप रह करके उस तत्काल पाठ को, अभी जो पढ़ाया गया उसी पाठ को चुप रह करके पढ़े और अर्थ ग्रहण करे, शांत रह के अर्थ ग्रहण करे, पढ़े उसको और उसको अर्थ समझे। दूसरा आता है मित्रों गंभीर वाचन। गंभीर वाचन अक्सर उन पाठों में होता है, उन चैप्टर्स में होता है, उन अध्याय में होता है जहां पर समास पदों की अधिकता होती है, चाहे वो श्लोक हो और चाहे वो गद्य हो। वहां होता क्या है, सबसे बड़ा चीज कि जो शब्द बहुत बड़ा है, समास से युक्त है। जैसे मैं एक शब्द लिख के दिखाता हूं, देखिए मित्रों, प्रत्युत्पन्नमति, देखिए एक शब्द है ये। अब इस शब्द का जो मौन रह करके आप वाचन करोगे, मौन रह करके यदि आप इसका वाचन करने वाले हो, अब मौन रह करके यदि इसका वाचन करोगे तो जरा सा खुद सोच के देखो, चुप रह करके बोल के देखो एक बार, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो समय लग रहा है, तो यहां पर बच्चा मौन रहता तो है, लेकिन उसके लिप्स जो हैं वो हिलते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। आवाज तो यहां भी नहीं आ रही, लेकिन यहां होठ भी नहीं खुल रहे। यहां होठ खुलते हैं लेकिन आवाज बाहर, साउंड बाहर नहीं आता। और मित्रों तीसरा जो वाचन है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन क्या होता है? द्रुत मतलब तेज होता है, द्रुत यानी तेज। अब द्रुत वाचन मौन रह करके तेज कैसे याद करें? तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ संस्कृत में और बाकी सब्जेक्ट में भी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कक्षा में बच्चा आगे की कक्षाओं में आगे पहुंचता जाता है, उसकी किताब में उसके चैप्टर जो हैं वो कैसे चैप्टर हो जाते हैं? वो हो जाते हैं मित्रों, पहले वो छोटा चैप्टर था कक्षा 6 में, अब 7वीं में वही पाठ थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, 7वीं 8वीं में और बड़ा कर दिया है, 9th में और बड़ा कर दिया है। तो इन पाठों को बालक चुप रह करके पढ़ लेता है। क्यों?
क्योंकि इनमें से अधिकांश जो पाठ का जो अधिकांश भाग है वो पूर्व कक्षा में या रिवाइज क्लासेज में वो पहले पढ़ चुका है, तो उसे पढ़ने में उसे समय नहीं लगता। तो ये द्रुतवाचन। अब आता है दोनों में। दोनों में किसमें? दोनों में है अब ये जानना कि मित्रों सर्वश्रेष्ठ वाचन जो सस्वर वाचन है वो किसे कहूं? तो सर्वश्रेष्ठ सस्वर वाचन तो मैं संवेद वाचन को अर्थात थर्ड वाले को इसको कहूंगा, और है भी यही, क्योंकि यह साहचर्य के नियम पर काम, साहचर्य सिद्धांत पर कार्य करता है संवेद वाचन। हमारे यहाँ सिद्धांत भी है, तो यह साहचर्य सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर अध्यापक, और याद रखिए साहचर्य सिद्धांत मोंटेसरी जी जो महोदय ने है, मारिया मोंटेसरी ने साफ शब्दों में कहा था, जब तक अध्यापक और बालक जो है साथ में नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं होगा। तो संवेद वाचन सामूहिक रूप से केवल बालकों का ही समूह नहीं, अपितु तो अध्यापक इसमें सहायता करेगा। वहीं पर मौन वाचन में द्रुत वाचन, मित्रों द्रुत वाचन सर्वश्रेष्ठ है। किसमें? मौन वाचन में। क्यों? मित्रों याद कीजिएगा, एक तो समय कम लगता है, बच्चा जल्दी अर्थ ग्रहण कर चुका होता है, और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बालक शुद्ध उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण कर पाए। तो मौन वाचन बहुत शानदार होता है। इसलिए मैं भी हमेशा कहता हूं कि जो किताब आपने पहले पढ़ी है, मान लीजिए किसी प्रतियोगिता के लिए कोई किताब आपने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसी किताब को और बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे आपको वो और अधिक ढंग से समझ में आएगी। जल्दबाजी ना करें। अधिकांशतः हमसे गलतियां ये होती हैं कि एक जो किताब हम लाए हैं, ठीक है, उसमें 2-4 गलतियां नजर आई नहीं, हम उस किताब को बाहर फेंक देते हैं। अरे परफेक्ट तो कोई हो भी नहीं सकता, इस जगत में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता भाई, कुछ सामान्य सी त्रुटियां होंगी, लेकिन आपका ध्यान यदि त्रुटियों पे है या किसी के बहकाव में आ रहे हो कि साहब फलां किताब में से ही आता है, तो मेरा कहना है कि बेशक आता हो, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है उसको यदि चैप्टर को हम फिर से रिवाइज करें तो मेरे हिसाब से हमें अधिक अर्थ ग्रहण होगा। फिर आता है मित्रों हमारे पास कौशल। अब है पठन कौशल के अर्थ ग्रहण की बात। मित्रों अर्थबोध जो है, एक शब्द आया है अर्थबोध, याद कीजिएगा पठन कौशल को अर्थबोध कौशल भी कहा जाता है। पठन कौशल को ही अर्थबोध कौशल भी कहा जाता है। इसके विषय में, अर्थबोध के विषय में विश्व के बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें स्मिथ महोदय हैं, कर्लिन महोदय हैं। इन दोनों ने ही अर्थबोध यानी कि अर्थ ग्रहण, अर्थबोध का मतलब होता है अर्थ ग्रहण के जो स्टेप हैं वो 3 बताए, 3 स्टेप बताए हैं। पहला बताया है मूलार्थबोध। मूल अर्थबोध, जो पाठ का जो अर्थ है, पाठ का पाठ जो समझाना चाहता है उसे वह बालक समझ सके। दूसरा है जो चीज समझी है उसमें विश्लेषण कर सके, और तीसरा है उसका आलोचनात्मक अध्ययन कर सके। क्योंकि जब मूलार्थ बोध होता है, मूल अर्थ समझता है, तो वह बालक अर्थ की संरचना करता है, अच्छा कि ये इसका ये अर्थ है, क्योंकि वह सामान्य होता है, अभिधा सामान्य सा होता है। लेकिन जब बच्चा उसी पे ही विश्लेषणात्मक करता है तो यहां पर विश्लेषण किया जाता है, और यहां लक्षण मतलब कुछ उसके कारण हैं, लक्षण हैं पाठ का कि वो ऐसा पाठ आपके सामने क्यों रखा गया है। और फिर तीसरा आलोचनात्मक, यानी कि स्वयं का ही अर्थबोध आपको हुआ है, उसका प्रैक्टिकल आप कैसे कर पा रहे हैं, ये मूल्यांकन अर्थात व्यंजना। परिस्थितियों के अनुसार हमेशा ज्ञान का मूल्यांकन होता है। आपने देखा होगा हम कक्षाओं में सुनते आए हैं, फर्स्ट कक्षा से सुनते आए हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। रियली झूठ नहीं बोलना चाहिए, बताइएगा।
झूठ किसे कहते हैं, पहले ये बताइए। झूठ उसे कहते हैं जो स्वयं की प्रकृति के विरुद्ध हो, अर्थात स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला हो, वही झूठ है। स्वयं को जो नुकसान पहुंचाए बात, वो झूठ होती है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। का दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो दूसरे को नुकसान तब तक कोई चीज नहीं पहुंचा सकती जब तक हमें ये ध्यान है कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है और ये नुकसान है। जो चीज हमारे लिए फायदेमंद है वो आप सामने वाले को भी कह सकते हैं। जैसे कई बार हम किसी बच्चे को जो कि डिप्रेशन में है, कई बार हम उसे कहते हैं मैं तेरे साथ हूं ना, तू घबरा मत। तो क्या आप 24 घंटा उसके साथ हैं? रियल बताइए, हैं क्या? तो इसका मतलब आपने तो झूठ कहा ना। तो सही बताइए, क्या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना क्या असत्य है कि सत्य है? सत्य है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में वो सत्य है? नहीं है। तो मित्रों याद रखिएगा कि जब मूल्यांकन होता है तो ये तीन अर्थों पर बालक समझ पाता है। मित्रों इसी तरह रॉबिन्स महोदय ने भी के अनुसार अर्थबोध, याद रखिएगा अर्थबोध का मतलब है पठन और पठन का मतलब है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण के 5 स्तर बताए इन्होंने, बताए 3। कौन कौन से? मूलार्थ बोध, विश्लेषणात्मक बोध और तीसरा आलोचनात्मक। इन्होंने 5 कौन से बताए? सबसे पहले कहो शब्द प्रत्यक्षीकरण, शब्द को दिखाया जाए, शब्द को दिखाया जाए। उसके बाद उसका अर्थ ज्ञान करवाया जाए। अर्थ ज्ञान के बाद बालक की प्रतिक्रिया, बालक उसमें कितना समझ पाया, ये चीज का ज्ञान किया जाए। और फिर बालक उसे आत्मीकरण कर ले, यानी कि वह उसे समझ में आ जाए कि ये यस, इसके बाद इसमें इसका ये बेनिफिट्स है, और उसके बाद में उसकी पठन गति स्वतः ही बढ़ जाएगी। सोचिएगा 5 स्टेप रखे इन्होंने कहा सबसे पहले रॉबिन्स ने कहा कि सबसे पहले शब्द प्रत्यक्षीकरण करो, यानी शब्द को सामने रखो और संक्षेप में समझाओ। दूसरा कहा उसका अर्थबोध, बालक क्या कर ले? उसका अर्थ ग्रहण कर ले। और अर्थ ग्रहण करने के बाद में वो क्या करने वाला है? सोचिए, जब कोई अर्थ ग्रहण कर लेता है तो उसकी वो प्रतिक्रिया करता है, उसके बारे में वो बोलता है, और जब वो बोल लेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी का नाम है आत्मीकरणम। और जब आत्मीकरण किसी का हो जाता है तो उसकी पठन गति में वृद्धि हो जाती है, पठन गति में वृद्धि हो जाती है। रॉबर्ट एल हिलरिच के अनुसार अर्थबोध के स्तर 4 होते हैं। किसके 4 अर्थ होते हैं भाई? किसके 4 अर्थ होते हैं? अर्थबोध के अर्थ 4 होते हैं। कैसे होते हैं सोचिए और मुझे भी बताइए। मित्रों अर्थबोध के अर्थ 4 कैसे होंगे वो भी समझ लें। मित्रों सबसे बड़ा है ये है कि पहला इन्होंने जो बताया, याद कीजिएगा स्मिथ ने पहले क्या बताया? स्मिथ ने बताया था मूलार्थ बोध, दूसरा विश्लेषणात्मक और तीसरा आलोचनात्मक। वहीं रॉबिन्स ने भी 5 बताए थे। नंबर 1 शब्द प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अर्थबोध, तीसरा क्या करना था सोचिएगा, अर्थबोध के बाद आप क्या करवाएंगे? प्रतिक्रिया, और चौथा था आत्मीकरण, और 5वां था पठन गति। अब रॉबर्ट एल हिलरिच क्या कहते हैं कि पठन अर्थबोध के 4 ही स्तर होते हैं। एक ने 3 दिए, एक ने 5, एक ने 4। इन्होंने कहा आधारभूत का मतलब है जो आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि उसे प्रत्यक्षीकरण कर दें। शब्द प्रत्यक्षीकरण ही आधारभूत होता है। फिर कहा उसका मीनिंग समझा दें, अर्थबोध करवाएं। अर्थबोध आने पर उस बालक को पढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, और बच्चा जब स्वतंत्र हो जाए तो वह उस पढ़े हुए पाठ को व्यक्त करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इन्होंने 4 कौन कौन से दिए? आधारभूत के बाद अर्थ ग्रहण, और अर्थ ग्रहण के बाद स्वतंत्र पठन, और स्वतंत्र पठन के बाद
व्यक्त पठन अर्थात उसकी गति बढ़ जाती है बालक की, और ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब पठन कौशल की विधियों पे बात कर लें। पठन कौशल की विधियां मित्रों, सबसे पहले आता है अर्थ बोध विधि। दूसरी विधि का नाम है पद विधि। तीसरी है वाक्य गठन विधि। चौथी है अनुकरण विधि। पांचवी है साहचर्य विधि। छठवीं विधि है सामूहिक विधि। सातवीं है ध्वनि साम्य विधि। और आठवीं है कथा विधि या कथा पद्धति। फिर से लीजिएगा एक बार क्या क्या कहा। सबसे पहली पठन कौशल की जो विधि है वो है अर्थबोध। अर्थबोध के बाद पद विधि। पहला है अक्षर, हाँ अक्षर से तो पद बनेगा। अक्षर बोध, अक्षर बोध सबसे पहले है अक्षर बोध। फिर है पद विधि। फिर है वाक्य गठन। देखिए यहां पर एक वर्ण हो गया है, यूं समझ लो वर्ण, दूसरा बन गया पद, और तीसरा हो गया है वाक्य। देखिएगा वाक्य ये तीन ही चीज लिखी जाती है, तो तीन विधियां तो ये हो गई। पहली हो गई अक्षर, दूसरी हो गया पद, और तीसरा है वाक्य गठन विधि। अब जब वाक्य का गठन कर दिया तो बालक से क्या करवाऊं? अनुकरण करवाओ। जब बालक अनुकरण करना शुरू कर दे तो उसके साथ साथ दो, जहां पर उसे कठिनाइयां हो वहां बच्चों के साथ में उच्चारण करवाओ, और बच्चों के साथ में उच्चारण करवाओगे तो वो सामूहिक हो जाएगी। देखिएगा सामूहिक विधि हो गई, और सामूहिक विधि के बाद आप उसके ध्वनियों की समानता, जो बच्चों ने गलतियां की हैं उनमें समझाओ उसे कि यहाँ ये ठीक करना है। उसके बाद में आप कथा सुना सकते हैं, बिल्कुल आप कथा सुना दो। क्या करना है सोचिए, पहले हमें अक्षर सिखाने हैं। छोटी क्लास का बच्चा है, अक्षर सिखाओ। अक्षर से थोड़ा सा बड़ा हो जाए जब उसे पद शब्द सिखाओ। शब्द के बाद उसे वाक्य सिखाओ। वाक्य सिखाने के बाद उसे अनुकरण की आदत डालो। अनुकरण के बाद उसे साहचर्य, एक दूसरे के साथ मिल करके पढ़ने की आदत डालो। फिर कहा इसके बाद में आप सामूहिक पठन की आदत डालो उसे, कि समूह के साथ। मैं एक मिनट यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सामूहिक क्यों करवाया जाए, जबकि हम तो अकेले बैठ के पढ़ते हैं। याद रखिएगा बालक तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसका कोई माहौल ना दिया जाए। माहौल तो देना ही होगा, माहौल देना ही होगा, ये ध्यान कर लें। फिर जो गलतियां ध्वनि साम्यता है वो किया जाए, और कथा विधि इसका भी प्रयोग किया जाए। सबसे पहला है अक्षर बोध विधि। मीनिंग क्या है अक्षर बोध विधि? अब यहां पर परीक्षक कई बार अलग अलग नामों से इसे प्रश्न पेपर में रखता है कि पठन कौशल की विधि अक्षर बोध को किस किस नाम से दे देता है। कई बार लिख देता है कि वर्णोच्चारण विधि किस पठन की है, किस कौशल की है, तो बता दीजिएगा पठन कौशल की है, उसी का नाम है अक्षर बोध का ही। वर्ण बोध भी अक्षर बोध का ही नाम है। वर्ण समामनाएं ये भी अक्षर बोध का नाम ही है। वर्ण विधि ये भी अक्षर बोध विधि का नाम है। अक्षर समामनाएं ये भी अक्षर बोध का ही नाम है। और याद रखिएगा बच्चे को जो हम माहेश्वरी सूत्र सिखाएंगे, माहेश्वरी सूत्र जो सिखाएंगे, सूत्र इसी में ही सिखाएंगे। क्यों? माहेश्वरी सूत्र कहां सिखाएंगे? सिखाने के लिए कौन सी विधि आएगी, है ना वो ए ई ऊ ना रील री का। याद करो ए ई ऊ ना वर्ण ही तो है, रील री का ए होगा। तो आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि माहेश्वरी सूत्रों को याद करवाने की प्राथमिक कक्षा में श्रेष्ठ विधि है, कहा अक्षर बोध विधि। मित्रों इस अक्षर बोध का एक शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। यह सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यह सरल कैसे हुआ वो भी देख ले। भाई संस्कृत सरल कैसे हुई? कक्षा 5 तक बालक को हिंदी का ज्ञान हो चुका होता है, ठीक है, अंग्रेजी का हो चुका होता है।
अब मैंने वही तो ए लिखा है जो उसने पहले पढ़ा था हिंदी में, तो कहा यहां पर सरल से हम कठिन की ओर उसे अग्रसित करेंगे। इस विधि में विशेष क्या है, इसमें कहा पठन कौशल की प्राचीनतम विधि है। मैंने फिर सुन लीजिएगा, ये प्राचीनतम विधि है। आपसे पूछा जाए कि पठन कौशल की प्राचीनतम विधि कौन सी है, कहा अक्षर बोध विधि है। प्रक्रिया क्या होती है, अब इसमें तरीका क्या होता है, बालक को कैसे पढ़ाया जाए, तो कहा एक एक वर्ण को पढ़ाया जाता है। पहले हम वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य, जो क्रम इसी तरह चलता है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही समझाया कि आपने जो तैयार कर रहे हो यहाँ पर माहेश्वरी जो सूत्र मैं बालकों को समझाऊं और पढ़ाऊं, उसकी सबसे सरल विधि कौन सी है, प्राचीन भी हो और सरल भी हो, तो मित्रों वो है अक्षर बोध विधि। पठन कौशल की दूसरी विधि आती है पद विधि। अब ये पद विधि में भी एग्जामिनर कई बार नए नए नाम रख देता है, तो भी देखो इसका नाम और क्या रखता है वो, एक तो पद पद्धति, पद विधि का ही दूसरा नाम पद विधि पद्धति, शब्द शिक्षण विधि, दूसरा पद विधि का ही दूसरा नाम शब्द शिक्षण विधि, तीसरा है चित्र विधि। चित्र विधि भी इसी का ही नाम विशेष है। और एक और कहा जाए देखो और पढ़ो, ये नाम भी जो है किसका है, पद विधि का। इस विधि में भी पद किसे कहते हैं, शब्द को, याद रखिएगा पद किसको कहते हैं, शब्द को। अब पठन कौशल में इस विधि में क्या करना होता है, एक शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है और वह होता है रोचकता का सिद्धांत, या इसी रोचकता के सिद्धांत को कहते हैं रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत बालक उन शब्दों को जल्दी सीख जाता है जो उसके जबान पे चढ़ गए, जैसे चल कल बल, तो चल था ना उसका कल, तो ऐसे शब्दों का यहां पर हो जाता है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है कि हम जब संस्कृत के शब्द पढ़ा रहे हो तब देखिए इसका कैसे होता है, तो इसकी प्रक्रिया में देखो, चित्रों के माध्यम से, यहां सबसे बड़ा वो चित्र विधि क्यों कहा, इसे चित्र विधि में क्यों रखा, चित्र विधि इसमें क्यों रखा, कहा इस पद विधि में चित्रों के माध्यम से सार्थक शब्दों का हम ज्ञान करवा सकते हैं। कैसे करवाऊं, देखिए मित्रों मेरे पास एक चित्र बनाया है, मैंने घड़ा बनाया है और यहां मैंने बनाया है एक ध्वजा। ठीक, अब संस्कृत के ये चित्र बनाया, लेकिन ये शब्द नहीं रखा, ये शब्द हमने नहीं रखा, नीचे क्या रखा इसके, घटा। तो बालक ने क्या देखा, चित्र देखा, क्या चित्र देखा, घड़े का, जिसके नीचे क्या पड़ा, घटा, कि घड़े को संस्कृत में घटे कहते हैं। इसीलिए संस्कृत में ध्वजा को ध्वजम या ध्वजा भी कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैंने यहां नोट डाल करके और लिखा कि कक्षा 6 में की पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो संस्कृत की बुक्स हैं कक्षा 6 की, उसमें जो हम सबसे पहले खोलते हैं, और यदि याद हो तो मैं हिंदी में भी समझा दूं मित्रों, जब एलकेजी यानी कि जब प्रथम क्लास होती है बच्चे की, तो वहां पर के ऊपर एक फोटो रखी जाती है, फोटो रख दी जाती है ताकि ध्यान रहे, कैसे कबूतर, बच्चे की फोटो से वहां से चित्र से समझाने के लिए। तो संस्कृत में यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग विधि होती है, बहुत शानदार विधि होती है। ये पद विधि का जो प्रयोग है ये प्राथमिक स्तर पे सर्वाधिक किया जाता है। अब इसके बाद में जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे नजर आया वाक्य गठन विधि। एक और चीज बतानी थी मुझे, मैं पीछे चल रहा हूं, ध्यान रखो, ये विधि प्राथमिक कक्षाओं में या प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल की
श्रेष्ठ विधि है, श्रेष्ठ विधि है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है हिंदी में जो श्रेष्ठ विधि अक्षर विधि हो, लेकिन संस्कृत में तो पद विधि ही प्राथमिक स्तर की होगी। क्यों होगी मित्रों, वो भी समझ लीजिएगा। क्योंकि कक्षा 6 में बच्चा आ चुका है, ना कि इससे पहले संस्कृत है ही नहीं उसके सामान्य स्कूलों में। हाँ, यदि आपका बच्चा किस में पढ़ रहा है, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जो कि संस्कृत में ही हो, सारी संस्कृत डिपार्टमेंट की हो, वहां तो आपको एलकेजी क्लास से क्या पढ़ाना है, अक्षर बोध से, और अक्षर बोध के बाद में पद विधि का। लेकिन पद विधि को ही ध्यान रखिएगा, परीक्षक जो है यदि प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है कि पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको पद विधि बताना है, अक्षर बोध विधि नहीं बताना। क्लियर हो गया। अब आता है मित्रों, एक कदम आगे बढ़ाता हूं और मेरे पास आ जाता है वाक्य गठन विधि। मित्रों ये ध्यान रखना होगा, यह माध्यमिक स्तर की पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेष्ठ सर्वोत्तम विधि है। ध्यान रखो, कौन सी? वाक्य विधि या वाक्य गठन विधि, इसे हम वाक्य विधि भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ये वाक्य विधि भी, इसका अन्य नाम वाक्य विधि भी है। चलिए अब शिक्षण सूत्र पे चलते हैं। मैंने यहां लिखा यह माध्यमिक स्तर की पठन कौशल की श्रेष्ठ उत्तम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विधि है। कहा इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए मित्रों कैसे, वो समझना होगा कैसे। बालक ने शब्द जो हैं उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। मित्रों इसमें एक और भी ध्यान रखिएगा, यह विधि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती है, नवीन ज्ञान से जोड़ती है। ठीक है, इसीलिए कहा ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चा जानता है पहले से, जैसे आपने सिखाया था स यानी वह और बालक यानी बालक, तो स बालक है, स बालक है, वह बालक, सा बालिका। अब इसमें क्या हो रहा है, सेंटेंस बना रहे हो, क्या कर दिया, एक अस्ति और लगाया, स बालक है अस्ति, वाक्य का निर्माण हो गया है। पूर्व ज्ञान था ना स बालक का, और ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग कर दिया। तो यहां पर देखिए क्या कहा, मैंने वही चीज समझाऊंगा कि इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम कर्ता ये लिया भाई स, फिर कहा कर्म बोले तो विद्यालयम, क्रिया गच्छति, कहा सर्वप्रथम कर्ता कर्म और क्रिया पदों से वाक्य का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल हो गया निर्माण, और इसके बाद ही इसमें अर्थ बोध किया जाता है, अर्थात उसका अर्थ ग्रहण करवाया जाता है। स विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। स भोजनम करोति, वह भोजन करता है। तो ये वाक्य गठन यहां पर किया गया। अब यहां ध्यान रखो, मैंने यहां फिर लिख दिया है कि माध्यमिक स्तर पर पठन कौशल की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। मैंने इसी चीज को पहले फिर रिपीट किया है यहां पर, ताकि आपको ये ध्यान रहे। मित्रों हमने सबसे पहले अक्षर बोध विधि यानी वर्णों का विधि से पढ़ाया।
फिर उस बालक को पद विधि पे लाए, पद का मतलब शब्द को बनाने का तरीका सिखवाया। फिर उसे वाक्य बनाना सिखाया बालक को पठन कौशल में। अब उसे अनुकरण की आदत डालेंगे। अनुकरण का मतलब इसका नाम है अनुध्वनि विधि या श्रुत्वा कथन विधि। ध्यान रखिएगा, इसके दो नाम और भी हैं। एक तो कौन सा अनुकरण का कि अनुध्वनि विधि, और दूसरा है सुन करके कहना कथन। क्योंकि अनुकरण हमेशा मौखिक होता है, ध्यान रखना होगा, अनुकरण हमेशा मौखिक होता है। और ऐसी स्थिति में या तो ध्वनि से या सुन करके कहना। कैसे होता है देखिए, अनुकरण विधि में अध्यापक आदर्श वाचन, ध्यान रखिएगा, अध्यापक क्या कर रहा है, आदर्श वाचन में किसी शब्द या पंक्ति को सबसे पहले पढ़ता है। क्या करेगा किस विधि में, अनुकरण विधि में, कि अध्यापक आदर्श वाचन करते समय किसी लाइन को पढ़ेगा या शब्द को पढ़ेगा तथा उस शब्द एवं पंक्ति का यथावत अनुकरण करवाते हुए उच्चारण करवाएगा। देखिए क्या करवाया उसने, उस शब्द और पंक्ति का जो उच्चारण खुद ने किया वही बालकों से भी अनुकरण किससे करवाएगा, बालकों से अनुकरण करते हुए उच्चारण करवाता है। इससे क्या होगा, इस विधि का प्रयोग संस्कृत में कहां कहां हो सकता है, शब्द रूप रामः रामो रामा और धातु रूप याद करवाने में किया जा सकता है। कैसे, जैसे आपने उच्चारण करवाया कक्षा 6 में ही स्टार्ट हो जाता है राम शब्द रूप, तो कैसे याद करवाते हो, मैंने उच्चारण किया एक शब्द का, राम है राम राम प्रथिमा, राम है राम राम प्रथिमा, ओए होए, अनुकरण कर रहा है बच्चा, राम है राम राम प्रथिमा। और इसी प्रकार धातुओं के रूप को भी समझाते हुए, क्रिया रूपों को भी समझाते हुए याद करवाया जाता है। बालक अनुकरण करता है, पठती पठत पठंती, देखिए तो कहा बालक को अनुकरण विधि से पठन कौशल का है ये मौखिक, क्योंकि अनुकरण है, अनुकरण करना मौखिक करना होगा, तो पठन कौशल की ये मौखिक विधि भी है ना। अभी तक मौखिक ही चल रही है भाई, वर्ण का निर्माण करवा रहे हो। कहा ऐसी स्थिति में अब यहां पर विशेष क्या है इस विधि में वो समझ लीजिए मित्रों। इस विधि में कहा प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप याद करवाने की यह श्रेष्ठ विधि है। कौन सी, अनुकरण विधि। और मित्रों ध्यान रखिएगा एक और विशेष है, लिंगवा फोन से सुनकर किया गया अनुकरण। याद रखिएगा कई बार ये हो जाता है कि अध्यापक नहीं बोल रहा तो कौन बोल रहे हैं, टेप रिकॉर्ड जैसा ही लिंगवा फोन होता है, वो जो है उससे जो अनुकरण बालक करता है उसको सुन करके बोलता है, उसको क्या कहूंगा मैं, उसे मैं भाषा यंत्र विधि कहूंगा, उसे मैं अनुकरण विधि नहीं कहूंगा। अनुकरण तो विधि तो वही होता है जो अध्यापक बोले और उसके बाद में बच्चा करे। लेकिन यदि आप किसी फोन के माध्यम, यदि आप फोन या आपका जो टेप रिकॉर्ड है या फिर लिग्मा फोन है उसके द्वारा बालक सुने और फिर उसके साथ अनुकरण करता है, तो इस विधि को तो मित्रों भाषा यंत्र विधि कहेंगे, अनुकरण विधि नहीं कह सकते। ये प्रश्न बनता है, हर बार बनता है। बेशक पठन कौशल का ही है ये विधि है, लेकिन ये कब स्वीकार की जाती है, अनुकरण में, ना करके इसका नाम भाषा यंत्र विधि है। साहचर्य विधि, हमने अक्षर बोध विधि को पढ़ा, उसके बाद हमने किसको पढ़ा, पद विधि को।
पद विधि के बाद में वाक्य विधि को, वाक्य विधि के बाद में अनुकरण विधि को, और अब साहचर्य। साहचर्य विधि का नाम जैसे ही आया वैसे ही इसके प्रवर्तिका अर्थात इसके प्रवर्तक जो हैं वो कौन रहे, तो याद रखिएगा इटली की मैडम मारिया मोंटेसरी। मैडम मारिया मोंटेसरी ने, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही इसमें कि बालक कैसे कार्य करता है, उस पर देखिएगा। कहाँ की रहने वाली थी ये। अब इस विधि में क्या और खास है, साहचर्य मतलब साथ साथ। कहा यह विधि जो है वो खेल विधि पर आधारित है। इस खेल विधि को मैं क्रीड़ा विधि भी कह सकता हूं। जी हाँ, खेल विधि, क्रीड़ा विधि। कई बार खेल को वो क्रीड़ा दे देता है और कई बार क्रीड़ा को परीक्षक खेल विधि भी रख देता है। तो मित्रों ये खेल खेल में सिखाने की विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है, लकड़ी या गत्ते के कार्ड्स का प्रयोग होता है। आजकल तो ये विशेष होने लग गया। मैं ये नहीं कह सकता कि भारतीय जो ग्रामीण हैं एरिये, उनमें आज से 10 साल पहले ये लकड़ियों का नहीं हुआ करता था, क्योंकि प्लास्टिक का आइटम पहले गांव वाले ज़्यादा खरीदते नहीं थे। आजकल बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम बच्चे को कुछ बनाने के लिए देते हैं। ध्यान है ना, वो घुमाने वाला भी होता है, एक घुमा करके भी, ऐसे शब्दों को जोड़ करके, यानी वर्ण दे बिखेर दिए, दे दी, अब करो, बनाओ। तो यहाँ पर मित्रों हमें ध्यान रखना होगा कि लकड़ी के इसकी प्रक्रिया मैं समझाने वाला हूँ, जरा समझ लीजिएगा कि लकड़ी या गत्ते के कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्दों को पढ़ाया या सिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये कैसे संभव होता है, देखिए मित्रों ये संभव कैसे होता है। यहां पर एक बड़ी बात कही है, अंतः क्रिया। अंतः क्रिया किसे कहूं, अंतः क्रिया कहते हैं मित्रों कक्षा कक्ष में, ध्यान रखिएगा, कक्षा कक्ष में अध्यापक एवं छात्रों द्वारा की गई एक साथ क्रिया को अंतः क्रिया कहते हैं। और याद रखिएगा मित्रों, अंतः क्रिया के द्वारा आप प्रयोग करवा सकते हैं, साथ साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, साहचर्य होता भी अंतः क्रिया है। दो मित्रों के बीच में भी साहचर्य विधि का प्रयोग हो सकता है। अध्यापक और गुरु छात्र के बीच में भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चे को संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विलोम शब्द, जैसे उदाहरण लेते हैं, बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, उदाहरण लो। जैसे मैंने कहा, चलिए पानी के नाम संस्कृत में बताओ। जलम, नीरम, दो तो भर के अपने आप ही आ गए। लेकिन ये दो शब्द जो बोले वो बालक ने, मैंने तो बालक से पूछा था पानी के दो संस्कृत में नाम बताओ। अब बालक को ये याद है कि वो अंग्रेजी में नहीं पूछ रहा, इसलिए वाटरम नहीं बोलेगा। हाँ, ये दिमाग लगा दी, बोले वाटरम, नहीं, वाटरम नहीं होता है, जलम या नीर या वारी, वारी भी जल है ना। तो कहा ऐसी स्थिति में, कहा अब आ जाओ, ये था किसमें, साहचर्य में। अगली विधि है मित्रों हमारे पास सामूहिक पठन विधि। सामूहिक पठन विधि का अन्य नाम बताया जाए इसका, कहा समवेत। इस यहां पर हम समवेत पठन विधि कहेंगे इसे, समवेत, समवेत पठन विधि, समवेत पठन विधि, समवेत पठन विधि किसे कहूं, सामूहिक विधि को। इस विधि में
छात्र सामूहिक रूप से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। भैया सामूहिक मतलब आपस में बच्चे मिलकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। खेल खेल में की तरह ही सामूहिक विधि है। इस विधि में पठन कार्य श्लोक या गीत आदि गति यति के साथ किया जाता है। जैसे आपने बालक को कोई पाठ का कोई जो कक्ष में जो पुस्तक में जो कुछ श्लोक आ गया, जैसे जो सुनते आए बच्चे, जैसे महाभारत जब शुरू होता है टीवी पे तो एक श्लोक चलता है, कौन सा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वो बालक बच्चा महाभारत के उसको सुन चुका है और बालक के कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक ये श्लोक है, तो इसे वो बालक सारे एक साथ में सामूहिक रूप से उच्चारण करते हैं। अध्यापक उनका साथ जरूर देता है। ध्यान रखिएगा, समूह में बच्चे का साथ देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहुत कम, 90% नहीं 99% इसमें सारे के सारे बालक ही कार्य करते हैं, लेकिन 1% साथ, इसलिए इसे समवेत पठन भी कहा गया है। साहचर्य को खेल विधि पर आधारित है, जबकि ये किस पर आधारित है, समवेत। याद रखिएगा, समवेत वाचन पढ़ाया था, तो समवेत जो है उस विधि पर सामूहिक विधि काम करती है। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि की समानता, ये ध्वनि की जो समानता विधि है ये हम हर कक्षा में भी करते हैं। ध्वनि साम्य विधि में उन शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाता है जिनमें या तो तुक जैसी स्थिति हो या फिर एक जैसे लगते हो, लेकिन उच्चारण में कहीं ना कहीं अंतर है। जैसे पहले तो ये ध्यान रखो, इसका अन्य नाम क्या है, ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि का ही दूसरा नाम ध्वनि साम्य विधि है। अब कहा इस विधि में वर्णों के स्थान पर, ध्यान रखिएगा यहां पर वर्ण नहीं पढ़ाए जाते, वर्णों के स्थान पर एक जैसे शब्दों का ज्ञान एक ही समय में दिया जाता है। एक ही समय में दिया जा रहा है। किसका ज्ञान, किसका ज्ञान दे रहे हो आप, वर्णों के स्थान पर किसका, शब्दों का। यहां पर ध्वनि साम्य में आप वर्ण मत ले जाना ना। देखो कैसे कहा, निर्माण और निर्वाण, क्रम और कर्म, ग्रहम और ग्रह। देखिएगा, ग्रहम और ग्रह, देखिएगा यहां पर दोनों ही ये गलत होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण हम बार बार करते हैं। इसी प्रकार मैं इनको हटा करके मैं वो लिखूंगा जो आपको याद करवाना है। कई बार मैं भी वो लिख देता हूं जो याद ही नहीं करवाना आपको। चलिए, जैसे देखो एक संस्कृत का है ना, एक और दिखाऊं, कई बार हम यूं कह देते हैं विधि और विधु, विधि और विधु, दोनों का मीनिंग ही अलग है, एक विधि है और एक विधु है। तो ये क्या है, ध्वनि साम्य, जिन शब्दों की ध्वनि में समानता होती है, जिन शब्दों की, वर्णों की नहीं, वर्णों की ध्वनि साम्यता समानता नहीं हो सकती। किसी भी वर्ण की दूसरे वर्ण से उच्चारण में समानता नहीं हो सकती, किंतु शब्दों की हो सकती है। कारण, क्योंकि वो वर्ण वापस रिपीट हो रहा है। देखो ण ण, म ह रा रा। तो ऐसी स्थिति में ध्वनि समानता की वजह से इस विधि का कक्षा कक्ष में हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग और सबसे ज्यादा कहां होता है, गद्य में। ध्वनि जो साम्यता का विधि का ध्यान रखिएगा, इसका गद्य शिक्षण में हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। गद्य शिक्षण यानी जब कोई कहानी पढ़ा रहे हो तो उस कहानी के बीच में यदि ये आ रहा है तो हमने इसको पढ़ा देंगे।
कथा विधि, कथा स्टोरी, कोई कहानी सुनानी है बच्चे को, इसके नाम पहला तो आ जाओ कथन विधि और दूसरा है कथा कथन विधि। कथन विधि और दूसरा है कथा कथन विधि, दोनों ही नाम इसी विधि के हैं। अब इस विधि में क्या होता है, इसमें स्टेप है, सुनो क्या कहा। इस विधि में अध्यापक छात्रों द्वारा सुनी हुई कथा, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा सुनी हुई कथा, जो बालकों ने पहले से कथा सुन रखी है को पाठ से जोड़ता हुआ सरल शब्दों में संस्कृत भाषा में सुनाता है। फिर से सुन लीजिएगा, कथा विधि में क्या होता क्या है कि बालकों के द्वारा चाहे वो किसी अन्य भाषा में सुनी हुई हो कहानी, उसी कहानी को वह संस्कृत में सुनाता हुआ उस पाठ को यानी कि उस जोड़ देता है और उस पाठ को सरल शब्दों में संस्कृत भाषा में सुनाना शुरू कर देता है। कहानी है जैसे शिशुलाल, मैं बार बार इसका बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि याद कीजिएगा हर बालक ने रामायण की कथा सभी ने सुनी है। रामायण में क्या होता है, रामायण बच्चों को बड़ा इंटरेस्टेड है, आज भी है। और मैं कहूंगा जैसे जैसे हम लोग और अपनी संस्कृति के बारे में समझ पा रहे हैं, वैसे वैसे इन चीजों का प्रभाव और बढ़ गया है। मित्रों, रामायण की कहानी बच्चे ने सुनी हुई है। अब इस सुनी हुई कहानी को क्या हो रहा है, अध्यापक इससे जोड़ रहा है, क्योंकि ये राम के बच्चों की पाठ है, ये जहां राम और उनके बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है। ये मेरे सबसे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में ये चैप्टर है। तो वहां पर आप उस बालक को इस कथा विधि से पठन कौशल के विकास के लिए सुना सकते हैं। अध्यापक रोचकता के लिए कथा से संबंधित चित्रों का भी प्रयोग करता है। बिल्कुल, आजकल चित्रों का प्रयोग तो पाठ्य पुस्तक में भी होता है, वहां भी फोटो दे रखी होती। और जब से ये आया है डिजिटल मोड, तब से तो समस्या ही खत्म। आप जितनी भी फोटो चाहिए हाथ से बनाओ। और मैं तो हमेशा ये कहूंगा अध्यापक को कि वो जो सामने बैठा बच्चा है उसमें से सारों को भगवान मानो ना मानो, लेकिन एक जरूर भगवान बैठा हुआ है आपका, और उसे जो है अपनी बात समझा रहे हो, तो मेरे हिसाब से हाथ से बनाओ, कुछ फोटो खींचो, फोटो को मोबाइल से, और उसका डिजिटल बोर्ड आजकल गवर्नमेंट बुक्स में भी हो गए हैं, सॉरी स्कूल कक्षा में हो गए हैं, क्या डिजिटल बोर्ड गवर्नमेंट विद्यालयों में भी हो गए हैं। आप उनके हाथ से, खुद के हाथ से बनाओ, या जो बच्चा बहुत अच्छी तरह से बनाना जानता है उसकी कला का सम्मान करते हुए उसे उस चीज को बनाने के लिए प्रेरित करो और फिर उसे कक्षा में लगाओ। आजकल दीवारों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है ना, आजकल आपके पास सब कुछ इसके अंदर होता है। पहले हम वो बाहर लगाते थे कि मोटिव करने के लिए कि ये राम है या रहीम है, जो भी है, लेकिन आजकल बच्चे का हाथ में ये डिजिटल मोबाइल बड़ा जबरदस्त है, उसे नया नया दिखाओ, खुद बना करके। आप तो खुद एक आर्टिस्ट हो। अध्यापक एक बहुत बड़ा कलाकार होता है, बहुत बड़ा कलाकार होता है, तो आप उसे ये दिखाएं। कहा अब पठन कौशल के लास्ट उसमें ये जानना होगा कि क्या खास और है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, अर्थ ग्रहण के सर्वोत्तम पठन मौन वाचन या मौन पठन से होता है, ध्यान रखना, नंबर 1। दूसरा कहा कि पठन कौशल में स्वसर वाचन और मौन वाचन दोनों होते हैं, एक नहीं होता, दोनों होते हैं। और सबसे खतरनाक तो ये रहा तीसरा, कि यदि मैं साहित्य को पढ़ूं, साहित्य मतलब श्लोक आदि को पढ़ूं, तो उसका अवबोधन, पठन और आत्म साक्षात्कार मुझे किस वाचन से होगा, याद रखना, मौन वाचन से होगा सबसे ज्यादा। यदि मैं साहित्य पढ़ रहा हूं
स्टोरी पढ़ रहा हूं ना, स्टोरियां पढ़ रहा हूं, कहानियां पढ़ रहा हूं, साहित्य है, कहानियां, अवबोध, पठन और आत्म साक्षात्कार या करण सबसे ज्यादा मौन पठन से होगा, स्वसर वाचन से नहीं होगा। मित्रों, इसके बाद में हमारा आता है लेखन कौशल, यानी चौथा पायदान। जैसे खाट के 4 पायदान होते हैं, 4 पैर होते हैं, जैसे डबल बेड के 4 पैर होते हैं, जैसे पशु के 4 पैर होते हैं, वैसे ही शिक्षण के भी 4 पैर स्केल्स होते हैं, जिनका अंतिम जो पैर है वो है लेखन। ये लेखन क्या होता है? लेखन एक लेखन क्रिया का प्रारंभ, लेखन जो क्रिया का प्रारंभ मित्रों सीधी रेखा से होता है। जी हां, सीधी, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी रेखा से होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा कहा, लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। बिल्कुल, जितना लिखेंगे, मैंने भी देखो यहां समझाने के लिए मैंने इस अपने हाथों से पहले लिखा, ये मैंने आपके लिए लिखा है, मुझे तो याद था, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये रहे कि जब सर लिख सकते हैं, पहले लिख करके फिर समझाते हैं, तो क्यों नहीं मैं एक एक चीज को समझ करके फिर लिखूं। क्यों मैं कोई स्टोरियां थोड़ी ना एग्जाम में आने वाली हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि लेखन कौशल का बार बार अभ्यास करें। बच्चे मैंने देखा है, बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता, क्योंकि उनका लेखन कौशल बहुत वीक है, बहुत वीक है। और हमारा जो ब्रेन है वो लिखे हुए को या जो चीज दिखती है उसको जल्दी कवर करता है। लिखो, जितनी बार लिखोगे अभ्यास होगा। तीसरा कहा, भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। अब आई समझ में लेखन किसे कहते हैं? यानी कि सिंपल सी बात बता दो कि लिपिबद्ध, भाषा को लिपिबद्ध करना लेखन होता है। सिंपल वे तो ये। फिर दूसरी बात समझ लो कि लेखन हमेशा सीधी रेखा से शुरू होता है, पूरा लाइन सीधी रेखा से खींच करके फिर होता है। तीसरा, लेखन कौशल की जो कला है वो अभ्यास से ही संभव है, केवल ओरल बोलने से नहीं हो सकती। लेखन में वर्तनी यानी आकृतियां, मात्राएं और चिन्ह आदि का विशेष महत्व होता है। जी हां, वर्तनी का याद है आप लोगों को? आप कक्षा छोटी कक्षा में जब पढ़ते थे, जब आपको कुछ लिखना नहीं आता था तो गवर्नमेंट स्कूलों में एक नया तरीका सिखाया जाता था। बताऊं? देखो, जब कै बनवाना होता था ना, कै बच्चे से लिखवाना होता था, तो वो बालक को बड़ा जबरदस्त कै कहते हैं। अब देखना, बालक जो चीजें देखा हुआ है उसको कैसे निर्माण करता है। अध्यापक कहता है गोल गोल अंडा, बना लिया गोल गोल अंडा? बोले हाँ। बोले बाबा जी का डंडा, और लगाओ बकरी की पूंछ, बकरी की पूंछ, और धर्मेंद्र की मूंछ। क्या बन गया? याद कीजिएगा, आपने बालक को एक वर्तनी सिखाया, लेकिन उसी के अंदाज में। ये प्रारंभिक गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह से पढ़ाया गया। आज भी जो नए टीचर हैं वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं। आजकल कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो आज का नया टीचर जो है, जो कहता है कि हमने ये नहीं इजाद किया, तो मैं उनसे कह दूं ये तो सदियों पहले इजाद हो चुका था। सोचिए, हम जब छोटे थे तब से चल रहा आ रहा है। और उस क्लास में मुझे मेरे हिसाब से 43 साल हो गए। जी हाँ, 43 साल पहले मैंने सीखा था। तो ऐसी स्थिति में आज जो नया टीचर कह रहा है कि मैंने इजाद किया है, आपने बिल्कुल इजाद किया है, लेकिन नए बच्चे के लिए, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि पहले से चला आ रहा है। ध्यान रखो, लेखन
लेखन का मतलब होता है लेख या लेखन। अब कहा लेख लिखा कितनी प्रकार से जाता है। लेटर, लेखन 3 प्रकार का होता है। पहले सुन लो, लेख 3 प्रकार का होता है। इन्हें सुंदर लेखन की अभ्यास विधि कहा जाता है। सुंदर लेखन की अभ्यास विधि। सबसे पहला तो होता है अनुलेखन, 3 ही है। दूसरा होता है प्रतिलेखन और तीसरा होता है श्रुति लेखन। पहला क्या? अनुलेख, दूसरा प्रतिलेख, तीसरा श्रुति लेख। लेख कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। देखिए इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं अनुलेख को लिखूं। अनुलेख, अनुलेख का मतलब होता है कि छात्र द्वारा श्याम पट से देखकर यथावत लिखना। अध्यापक ने जो लिखा था बोर्ड पर, आपने जो कक्ष में बोर्ड पे लिखा, ठीक, उसे आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख रहा है। जैसे कि आप लिख रहे हो इस समय, नोट्स बना रहे हो, आप कौन सा लेख लिख रहे हो? अनुलेख। मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे आप लिख रहे हैं। दूसरा है प्रतिलेख। प्रतिलेख का अर्थ होता है छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका यानी कि बुक या संस्कृत पत्रिका से देखकर यथावत लिखना। अपनी जो पुस्तक है गवर्नमेंट की, बालक जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से देख के लिखता है, उसे प्रतिलेख कहा गया। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में हैं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको यथावत लिख रहे हैं, तो मैं बोलकर जो लिखवा रहा हूं उसे श्रुति लेख। श्रुति यानी बोल, सुनकर। आपने है सुना क्योंकि मैंने है बोला, आपने सुन करके उसे लिखा। कहा अध्यापक द्वारा उच्चारित या यूट्यूब पर उच्चारित लेख को सुनकर लिखना। बोले यार आपने एक चैनल का भी नाम दे दिया। जी हाँ, ये आज एक टीचर हो गया है। जी हाँ, ये एक टीचर हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा टीचर हो चुका है, जिस पर अनेकों टीचर आते हैं। सोचिए हमारे आ रहे कि नहीं आ रहे। ज्ञान एक वो वस्तु है जिस पर उसका ही अधिकार है जो रोज नया लेता है। अन्य लेखों में स्वलेख और सुलेख भी होते हैं। का 2 लेख और भी हैं। स्वलेख का मतलब होता है आपके द्वारा लिखा जाना, यानी अपने दिमाग से लिखा जाना, जिसे आप क्या कह सकते हैं? आत्मकथा, स्वयं के विषय में। और सुलेख का अर्थ होता है विशेष रूप से सुंदर लिखना। ये भी होते, लेकिन मुख्यतः लेख 3 ही प्रकार का होता है, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख। ठीक है, अब आगे हम इसके कदम और बढ़ेंगे और हमारे सामने आया कि लेखन को जो कौशल है कि अभिवृद्धि की विधियां कौन सी हैं, कि भाई विधियां कौन सी हैं इसकी, वो बताओ। तो मित्रों सबसे पहले आता है जैक टॉक विधि। मित्रों यदि मैं इसकी बात करूं, आज के दौर में तो सारा इंग्लिश और संस्कृत का दौर है। भारत में इस समय यदि सबसे ज्यादा यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो या तो अंग्रेजी भाषा में, दूसरे नंबर पे किया जा रहा है हिंदी में,
तीसरा किया जा रहा है तेलुगु में, चौथा किया जा रहा है संस्कृत में। उसके बाद आ रही है उर्दू वगैरह, सब बाद में आ रही हैं। भारत में जहां पहले आज से 10 साल पहले संस्कृत का 10वां स्थान भी नहीं था बोलचाल में या लेखन में, आज वो चौथे पायदान पे आ चुकी है। कुछ वर्षों में वह निश्चित रूप से है, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसे पहले या द्वितीय पायदान पे ले आएंगे। तो मित्रों, क्योंकि यहां देखो मैं तीसरे पायदान की बात कर रहा हूं, यानी दूसरा पायदान, यानी कि पहला है आपका अंग्रेजी, दूसरा हिंदी का, तो हिंदी पायदान की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूं वो संस्कृत चौथे पायदान को समझा रहा हूं। तो यहां ध्यान रखिएगा, जैक्टॉक विधि को दृष्ट लेखन विधि कहा जाता है। दृष्ट यानी देख करके लिखना। यह प्राथमिक कक्षाओं में लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। संस्कृत की भी श्रेष्ठ विधि है। क्यों? याद रखिएगा, यदि आपने प्राथमिक कक्षाओं में बोर्ड पर नहीं लिखा, शाम पट पे नहीं लिखा, तो बालक से गलती ही लिखा जाएगा। क्योंकि हो सकता है बालक को वहां वो अक्षर संस्कृत की किताब में सही दिखाई ना दे, लेकिन आपके द्वारा वो जो यूं इस तरह से लिखा गया है, क्या रामौ, तो उसे दो मात्राएं मोटी मोटी नजर आ रही हैं। तो कहा देख करके लिखना। फिर आया कि छात्र शाम पट पर लिखे शब्दों को देखकर स्वयं पाठ्य पुस्तिका अर्थात कॉपी का होमवर्क, क्लास वर्क, क्लास बुक, एक तो क्लास वर्क होती है क्लास बुक, और एक होती है होमवर्क, होम बुक यानी होमवर्क बुक। कहां लिखता है पहले? ये सह पाठ्य पुस्तिका यानी क्लास बुक में लिखता है, जिसे आप रफ कॉपी कहते हो। सबसे पहले बालक कहां लिखता है इन चीजों को? रफ कॉपी में। फिर घर से किस में ला करके लाता है? होम बुक, गृह कार्य की बुक में लिख के लाता है। आगे आया अशुद्ध शब्दों का परिमार्जन भी छात्र स्वयं ही करता है। किस विधि में? इस विधि में। मित्रों, क्या कर रहा है वो कि यहां पर वह परिमार्जन, अच्छा गलती जो उससे हुई है वो भी बालक स्वयं ही ठीक कर रहा है, तथा अंत में उन्हीं शब्दों को छात्र बिना देखे लिखने का अभ्यास भी करता है। किसमें? यह 3 पायदान आ चुके हैं जैक्टॉक विधि में। पहले कहा कि बालक शाम पट पे जो लिखा हुआ है उसे अपनी पुस्तिका में लिखेगा। नंबर 1, जो अशुद्धियां उससे हो गई हैं उन्हें भी वह स्वयं ही सुधारेगा। और नंबर 3 कि जब वह उन शब्दों को शुद्ध कर लेगा तब बिना देखे लिखने का भी कार्य वह स्वयं ही अभ्यास से करता है। और मित्रों, चौथा है कि अध्यापक ज्ञात शब्दों को शाम पट पर लिखकर पढ़ाता है। जो जानते हैं उन शब्दों को, और जो बच्चे अज्ञात शब्दों को भी, जो बच्चा नहीं जानता है उन शब्दों को भी कहां लिख करके? शाम पट पे लिख करके फिर काम करवाता है। इस विधि को ध्यान से ध्यान रखिएगा, इसके स्टेप ध्यान रखिएगा। क्या विधि, इसको क्या कहते हैं? लेखन की विधि है दृष्ट लेखन विधि अर्थात जैक्टॉक विधि। इस विधि का पहला सोपान ये है कि इसमें शाम पट पे अध्यापक जो लिखा है उसी को ही बालक अपनी पुस्तिका में उतारता है, और फिर यदि उसके द्वारा गलती हो गई है तो वह खुद ही उसे सुधारता है। तीसरा है कि जब वो सब सुधर जाता है तो उसके बाद जो लिखा हुआ था बोर्ड पर उसको बिना देखे वो फिर से लिखने का अभ्यास करता है स्वयं बालक, और अध्यापक जो बच्चों को नहीं आता और जो आते हैं उनको शाम पट पर लिखता ही है। इसीलिए कहा इस विधि का एक अन्य नाम भी है। देखिए मित्रों का कि
लिखो और मूल से मिलाओ विधि। पहले लिखो, आपने लिख लिया शाम पट पे देख करके। मैं भी हमेशा यही कहता हूं कक्षा कक्ष में कि जो मैंने लिखाया है उसे एक बार फिर से लिखा हुए को फिर से देखो कि कहीं गलत तो नहीं लिख लिया। नहीं तो होता बहुत तगड़ा है कि अध्यापक ने लिखाया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, बालक ने लिखाया क्या था, बालक ने लिखा था, अध्यापक ने क्या लिखाया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, बोर्ड पे भी लिखा था, लेकिन बालक ने क्या लिख लिया, दिल्ली में कुतिया बीमार है। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई भाई। कुतुब मीनार और कुतिया बीमार में तो बहुत बड़ा अंतर है भाई, हो गया ना गड़बड़। तो कहा इसीलिए बच्चे को यहां पर इसीलिए कहा लिखो, आपने कॉपी में लिखा, अब जो मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उससे मिलाओ। ये विधि भी जैकटॉक विधि है, ठीक है। देखो आगे, श्रुत लेखन विधि। श्रुत सुनकर, श्रुत लेख विधि का दूसरा एक मित्रों नाम और भी है जिसको कहा उक्त लेख विधि। ये उच्च कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में लेखन की विधि है कि अध्यापक बोल रहा है और बालक लिख रहा है, लेकिन ये कब होगा वो सुन लेना। पहले ध्यान रखो, श्रुत लेख विधि का दूसरा नाम उक्त लेखन विधि है। हो गया। अब कहा यह विधि कहां प्रयोग में आ सकती है। इस विधि का प्रयोग हम करेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी देखो। इस विधि में श्रवण और लेखन कौशलों का की ये संयुक्त विधि है। सुन लेना क्या क्या काम करती है। इसमें सुना जाता है और लिखा जाता है, दोनों कौशलों की संयुक्त विधि है। प्रश्न किसी प्रकार से भी पूछ सकता है कि लेखन कौशल से श्रवण लेखन कौशल से संयुक्त विधि क्या है, तो कहा श्रुत लेखन विधि, या फिर नाम क्या देगा, उक्त लेखन विधि। कहा इस विधि में अध्यापक सर्वप्रथम क्या करता है, संपूर्ण पाठांश को पढ़कर सुनाता है। पहले तो अध्यापक सारा जो पाठ है उसको बालकों को सुनाता है कि भैया सुन लो। और आप भी ये ध्यान रखिएगा, यदि आप 9th-10th के टीचर बनने जा रहे हैं या फिर आप 11वीं 12वीं के हैं, तो अब आपको बालक को सुन करके लिखने की आदत डालनी होगी। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको बालक को समझाना है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले सुन लो। बच्चे का श्रवण कौशल का सीधा विकास हो रहा है, उसने सुना। और अब दूसरा जो स्टेप है, तब क्या होगा कि छात्र अध्यापक के दूसरे वाचन यानी सेकंड बार उसी चीज को दोबारा बोलेगा, तब लिखना प्रारंभ करते हैं। पहले में तो क्या हुआ, अध्यापक ने पूरी बात सुनाई, पढ़ाई और बालक ने सुना। अब बालक कब लिख रहा है, जब अध्यापक इसी चीज को दोबारा बोलेगा, तब लिखना प्रारंभ किया। तीसरा स्टेप भी सुनो, अध्यापक संपूर्ण पाठांश को एक बार पुनः दोहराता है। 3 बार स्टेप होता है इसमें, नंबर 1, 2, 3। सबसे पहले अध्यापक पूरे पाठ को ओरल सुनाता है, मौखिक रूप से सुनाएगा। फिर क्या करेगा, बालक दूसरा जो दोबारा जब अध्यापक ने आदर्श वाचन किया उस समय लिखना शुरू करता है। और जब बालक लिख लिया तो तीसरी बार रिपीट। इसे ध्यान रखिएगा, हर बात को 3 बार अध्यापक को रिपीट करना ही होगा। पहले उस बात को बताओ, फिर उसको दोबारा और फिर उसको तिबारा, 3 बार। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं किसी चीज को कई बार 3 बार बोलता हूं। क्यों? क्योंकि भैया पहले तो आप सुन ही रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, फिर दूसरी बार में आप लिखना शुरू कर देंगे और तीसरी बार आपके द्वारा जो गलती हो रही है उसे आप ठीक करेंगे। हो गया। रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा आकृति अनुकरण विधि। एक और नाम आ गया,
और इस रूपरेखा विधि का ही दूसरा नाम अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि है। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि है और ट्रैकिंग विधि भी इसी का ही नाम है। कैसे कैसे कैसे? कैसे देखते हैं मित्रों। ये जो विधि है जिसका नाम अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि है रूपरेखा का, यह विधि प्राथमिक बालकों के लिए सर्वोत्तम या सर्वाधिक रुचिकर विधि है। क्यों है? देखिए मैंने यहां सब कुछ बनाया है, बड़ी कक्षाओं में भी है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस विधि में अध्यापक पुस्तिका मतलब वर्क बुक, जो गवर्नमेंट की बुक्स होती है, याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट की किताब होती है में अक्षरों की आकृति के अनुसार, गवर्नमेंट की बुक्स होती है छोटी क्लासों में, ठीक है, और उन्हीं में क्या करता है, वो क्या करता है, डॉट ऐसे टिमकी 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 लगा करके बिंदु स्थापित करता है, यानी एक आकृति बनाता है। ये देखिए मैंने बना रखी है आकृति, टिमकी टिमकी लगा करके क की आकृति बना रखी है, तथा बालक इन बिंदुओं को जोड़कर आकृतियां बनाता है। डॉट आकृति, इसीलिए मैंने यहां पर आकृति अनुकरण विधि भी कहा। ध्यान रख लेना इस विधि में क्या हुआ। सबसे पहले यह ध्यान रखो कि यह रुचिकर क्यों है, क्योंकि अध्यापक स्वयं उसकी कॉपिका में या फिर बोर्ड पर ऐसी टिमकी टिमकी लगाकर, तो क्या बोर्ड पे तो हर बालक नहीं जा सकता, शाम पट पे हर बालक खड़ा नहीं हो सकता, तो उसकी जो पुस्तिका है उसी में ही, इसीलिए ये प्राथमिक कक्षाओं में सबसे ज्यादा काम करती है, लेखन में प्राथमिक कक्षाओं में सबसे अधिक कार्य करती है। आगे आ जाओ, मॉन्टेसरी, कौन नहीं जानता इन्हें, हर आज के दारी में भारतीय तो जानता है। तो शिक्षा जगत में मॉन्टेसरी विधि को पेस्टालॉजी विधि के नाम से भी कहा जाता है। ये मॉन्टेसरी और पेस्टालॉजी का पूरा नाम यहां पर मैंने लिख ही दिया पहले ही, और वो भी नोट लगा करके, कि पेस्टालॉजी का पूरा नाम था जॉन हेनरी पेस्टालॉजी, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। और मॉन्टेसरी का पूरा नाम क्या था, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है ना। अब याद रखो कि ये जो मॉन्टेसरी जो विधि है, इसका शिक्षण सूत्र क्या है, रूल्स क्या है। इसका रूल्स है मित्रों, सरल से कठिन की ओर, ये कठिन सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं बच्चे को। इस विधि में किस किस का जो है बल दिया जाता है, बच्चे की आंखों, कान और हाथ, यानी कि 3 अंगों पर। और ये स्टेप देखना, क्या स्टेप रहेंगे इस पर, आंखों का कैसे, कान का कैसे और हाथ का कैसे। मॉन्टेसरी में सबसे पहले होता क्या है कि लकड़ी या प्लास्टिक के बने बड़े अक्षरों पर अंगुली का, सबसे पहले अंगुली का संचालन होता है, ना पेन ना पेंसिल, कुछ नहीं, गत्ते की होता है उस पे वो अंगुली संचालन करता है, ठीक। और दूसरा स्टेप जो होता है, उसी लकड़ी या फलक पर बने बड़े अक्षरों को पेंसिल चलाना सिखाता है। अब पेंसिल पकड़ा दिया, पहले हम छोटे थे जब वो एक डंडा दे देते थे, उस डंडे से हम घुमाते थे उसको, ठीक है, पेंसिल पे नहीं दी जाती थी। और अंत में बालक क्या करता है, इन अक्षरों को मिलाकर बोलने का अभ्यास करता है, बोलता है कै, ए, या फिर कोई शब्द है उसको बोलने का प्रयास करता है। तो क्योंकि पिक्चर 2 बार में दिमाग में बन गई है, खोपड़ी में यदि पिक्चर नहीं बनी ना, तो तुम चाहे कितना ही पढ़ लो, 12-12 घंटे पढ़ लो उस किताब को, यदि 2 अक्षर भी याद रह जाए तो। सबसे सरल अभ्यास शुरू करो, सबसे हार्ड तक पहुंच जाओ। नहीं ना, हार्ड शुरू करो तो सरल पे कैसे आओगे। और कहते हैं ना, जीत बड़ी छोटी सी होती है, बस समझने की देर होती है। आइए और समझा देता हूं। लेखन विधि, मित्रों लेखन विधि में अनुलेख विधि भी एक खास विधि है,
और एक प्रतिलिपि, ये दो विधियां और हैं आज में इसमें, तो वो भी सुन लीजिएगा। यह विधि रूपरेखा अनुकरण विधि का ही रूपांतरित रूप है। रूपरेखा, अक्षर, अनुरूप, आकृति, डॉट 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 बनाया था, उसी का ही ये रूपांतरित विधि है। और यह विधि सुंदर लेखन को सिखाने के लिए उत्तम विधि है। जी हां, उत्तम विधि है ये। इस विधि में अध्यापक द्वारा बालक को व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है। बालक का व्यक्तिगत यानी खुद अध्यापक देखता है, इसलिए बहुत सरल हो जाती है। इसी तरह मित्रों प्रतिलिपि, प्रतिलिपि कहते हैं फोटोकॉपी अंग्रेजी में, और प्रतिलिपि को क्या कहूं, प्रतिकृति। चलिए, इस विधि में लिखित अंशों को हूबहू, मैंने एक अरबी शब्द का प्रयोग किया है, हूबहू लिखने का अभ्यास किया जाता है। बच्चों को करवाया जाएगा, जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। और जैसे कि आपकी जो पुस्तक है बालक की, पाठ्य पुस्तक या पत्र पत्रिका में जो पैराग्राफ दे रखे हैं अर्थात अंश दे रखे हैं, उनको प्रतिलिपि करना या हूबहू लिखना होता है। और यह कार्य अध्यापक के सहयोग से ही होता है। प्राथमिक कक्षा में यह विशेष काम करता है। तो मित्रों, ये जो हमने विधियां पढ़ी, हमने चारों कौशलों को कवर किया, उनकी विधियों को कवर किया, उनके साधनों को कवर किया। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, हम अध्यापक हैं, हम गुरु हैं, हम आचार्य हैं, हम प्राचार्य हैं। हम पर वो बालक पूर्ण रूप से विश्वास करता है, तो हमें वो हर विधि अपनानी है जिससे उसके चारों कौशलों का विकास हो सके। ठीक है मित्रों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक आप तैयार रहिएगा। नमस्कार।